देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है। गुप्त साम्राज्य की नींव रखी इन शुरुआती शासकों ने। श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम तक हर एक ने धीरे धीरे इस राजवंश की ताकत को बढ़ाया और एक बहुत बड़े साम्राज्य का रास्ता तैयार किया। अब बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर विजेता समुद्रगुप्त की। कहते हैं उन्हें कभी कोई युद्ध में हरा नहीं सका। उनकी सैन्य शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपनी बादशाहत साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसा प्राचीन अनुष्ठान भी करवाया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो कला के भी धनी थे। एक बेहतरीन कवि और एक कुशल संगीतकार थे जो वीणा बजाते थे। इससे पता चलता है कि गुप्त शासक सिर्फ जंग ही नहीं जीतते थे, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देते थे। समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी दत्त देवी के पुत्र थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजा बनने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने पिता का नाम ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी एक अलग, बहुत ही शक्तिशाली पहचान बनाई। पहचान की बात आई है तो मैंने पढ़ा है कि उनके कई और भी नाम थे। सांची और वाकाटक अभिलेखों में देवगुप्त, देवराज, देवश्री जैसे नामों का जिक्र मिलता है। जी हाँ, मिलता है। क्या ये उस समय आम बात थी या इसके पीछे कोई खास मकसद था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं थे, बल्कि उनकी शख्सियत के, आप कह सकते हैं, अलग अलग पहलुओं को दिखाते थे। देव शब्द का जुड़ना उन्हें एक दैवीय प्रतिष्ठा देता था, जो एक सम्राट के लिए बहुत जरूरी होती है। सही। लेकिन उनकी जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी, जिसने उन्हें अमर कर दिया, वो थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था। पराक्रम का सूर्य सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन उनकी एक और उपाधि थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, सकारी। हाँ, सकारी। इसका मतलब है शकों का नाश करने वाला। और ये नाम उन्होंने कमाया था। शक उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। तो इस उपाधि को धारण करना एक बहुत बड़ा राजनैतिक बयान था। और हाँ, ये यूपीपीसीएस और आरओएआरओ जैसी परीक्षाओं में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अच्छा। ये न सिर्फ उनकी जीत का प्रतीक था, बल्कि बाकी दुश्मनों के लिए एक चेतावनी भी थी। और एक तीसरी उपाधि भी थी, परम भागवत। ये तो उनकी धार्मिक आस्था की ओर इशारा करती है ना? हाँ, परम भागवत का अर्थ है भगवान विष्णु का परम भक्त। यह दिखाता है कि वो एक वैष्णव थे। तो अगर आप इन तीनों उपाधियों को एक साथ देखें, विक्रमादित्य, सकारी और परम भागवत, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। एक पराक्रमी राजा, महान विजेता और धर्मपरायण शासक। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पूरी छवि इन तीन स्तंभों पर खड़ी की थी। लेकिन सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता इतना सीधा तो नहीं था। यहाँ रामगुप्त प्रसंग का जिक्र आता है, जो किसी नाटक की कहानी से कम नहीं लगता। सही कहा आपने। ये कहानी हमें पता कहाँ से चलती है? इसके स्रोत क्या हैं? इसके दो मुख्य स्रोत हैं। एक है विशाखदत्त का नाटक देवी चंद्रगुप्तम। हाँ। और दूसरा जिक्र बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में आता है। ओके। इन दोनों से हमें एक ऐसी कहानी का पता चलता है जो गुप्त वंश के आधिकारिक इतिहास में शायद ही बताई जाती हो। तो कहानी क्या थी? क्या हुआ था असल में? कहानी के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पर बैठे, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर और कह सकते हैं डरपोक शासक थे। उनके राज में शक राजा ने हमला कर दिया और रामगुप्त युद्ध हार गए। इसके बाद शक राजा ने एक बेहद अपमानजनक संधि रखी। उसने कहा कि वह रामगुप्त की पत्नी रानी ध्रुव देवी को उसे सौंप दे। ये तो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़े अपमान की बात है। और रामगुप्त मान गए? हैरान करने वाली बात है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक वो इस अपमानजनक शर्त के लिए तैयार हो गए थे। सच में? जी। और यहीं पर उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, और उन्होंने एक बहुत ही साहसी योजना बनाई। क्या योजना थी वो? चंद्रगुप्त ने खुद रानी ध्रुव देवी का भेष बनाया और कुछ चुनिंदा सैनिकों को भी दासियों के भेष में तैयार किया। वो पालकियों में बैठकर शक राजा के शिविर में पहुंचे। अच्छा। जब शक राजा ने सोचा कि रानी ध्रुव देवी उससे मिलने आई हैं, तो चंद्रगुप्त और उनके सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और उसका वध कर दिया। कमाल है, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। तो उन्होंने वंश का सम्मान भी बचाया और दुश्मन को भी खत्म कर दिया। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद जब वो वापस लौटे तो राज्य में चंद्रगुप्त की जय जयकार होने लगी। होनी ही थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि असली शासक बनने के लायक कौन है। इसके बाद उन्होंने अपने कमजोर भाई रामगुप्त को भी रास्ते से हटाया, ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद गुप्त साम्राज्य के सम्राट बन गए।
तो वो सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और योग्यता से सिंहासन तक पहुंचे थे। एकदम सही। और शासक बनने के बाद उन्होंने अपना सबसे बड़ा मिशन पूरा किया, शकों का पूरी तरह से सफाया। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है। पश्चिमी भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें निर्णायक रूप से हराया। इस जीत के क्या परिणाम हुए? इसके परिणाम बहुत गहरे और दूरगामी थे। पहला तो ये कि गुप्त साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में अरब सागर तक फैल गईं। आप सोचकर देखिए, अगर हम भारत के नक्शे की कल्पना करें तो पाटलिपुत्र से एक तीर पश्चिम में मालवा की ओर जाता है और फिर सीधे अरब सागर तक। और इसका मतलब है कि व्यापार के नए रास्ते खुल गए होंगे। बड़ौच और सोपारा जैसे उस समय के बड़े बंदरगाह अब उनके नियंत्रण में थे। एकदम सही। इन बंदरगाहों पर नियंत्रण का मतलब था पश्चिम, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार पर कब्जा। इससे गुप्त साम्राज्य में धन और समृद्धि की बाढ़ आ गई। तो ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, ये एक आर्थिक क्रांति थी। बिल्कुल। इसी समृद्धि ने उस स्वर्ण युग की नींव रखी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं करते थे, उनकी कूटनीति भी उतनी ही तेज थी। उन्होंने वैवाहिक संबंधों का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे उनका साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। इसे आप उस समय का एक रणनीतिक गठबंधन कह सकते हैं। जैसा कि हम इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, केंद्र में चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। एक तीर बाईं ओर नागवंश की ओर है और दूसरा दाईं ओर वाकाटक वंश की ओर। तो उन्होंने नागवंश के कैसे संबंध बनाए? उन्होंने खुद मध्य भारत के शक्तिशाली नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इससे उन्हें मध्य भारत में एक मजबूत सहयोगी मिल गया। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो था वाकाटक वंश के साथ। हाँ, ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन में राज कर रहे वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। अच्छा। अब आप नक्शे की कल्पना कीजिए। उत्तर और मध्य भारत में उनका खुद का राज है और दक्षिण में उनका एक शक्तिशाली सहयोगी। मतलब दक्कन में वाकाटकों की मदद से उन्होंने शकों को हराया। जी, इस गठबंधन ने उन्हें शकों को पश्चिम से घेरकर हराने में बहुत मदद की। ये दिखाता है कि वो युद्ध के मैदान के साथ साथ कूटनीति की बिसात पर भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। इन सब जीतों और कहानियों का कोई ठोस सबूत भी है जो आज हम देख सकते हैं? बिल्कुल है, और वो सबूत दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ। जी, इस स्तंभ पर चंद्र नाम के एक राजा की विजयों का उल्लेख है और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। मैं हमेशा इस लौह स्तंभ के बारे में सोचकर हैरान होती हूँ। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये तो विज्ञान का एक चमत्कार है ना? 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ये कैसे संभव हुआ? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। ये उस समय की धातु विज्ञान की उन्नत तकनीक का एक बेजोड़ नमूना है। ये दिखाता है कि गुप्त काल सिर्फ कला और साहित्य में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी कितना आगे था। और ये मूल रूप से कहाँ था? माना जाता है कि यह स्तंभ मूल रूप से विष्णुपाद पहाड़ी, शायद उदयगिरी में स्थापित किया गया था और बाद में इसे दिल्ली लाया गया। तो साम्राज्य फैल चुका था, दुश्मन हार चुके थे। अब चंद्रगुप्त ने अपने प्रशासन पर ध्यान दिया और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां बनाई। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। उनकी पारंपरिक राजधानी तो पाटलिपुत्र ही थी जी, लेकिन शकों पर विजय के बाद पश्चिमी भारत का महत्व बहुत बढ़ गया था। उस विशाल नए क्षेत्र पर नियंत्रण रखने और व्यापार की देखरेख के लिए एक प्रशासनिक केंद्र की जरूरत थी। और इसके लिए उन्होंने उज्जैन को चुना। हाँ, उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आप देखिए, एक ऊर्जा की रेखा जैसे पाटलिपुत्र से उज्जैन को जोड़ रही है। अच्छा। उज्जैन उस समय व्यापार के एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ते पर था। जल्दी ही ये सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं रहा बल्कि व्यापार, धर्म, संस्कृति और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और यहीं पर कालिदास और नवरत्न थे। बिल्कुल। पाटलिपुत्र अगर साम्राज्य का दिमाग था तो उज्जैन उसका दिल बन गया था। और इसी दिल में बसते थे उस युग के नवरत्न। ये कॉन्सेप्ट ही कितना शानदार है। यही तो चंद्रगुप्त द्वितीय के युग को क्लासिकल युग बनाता है। उनके दरबार में 9 ऐसे विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। एक तरह का थिंक टैंक। हाँ, कह सकते हैं, जहां अलग अलग क्षेत्रों के सबसे बड़े दिमाग एक साथ काम कर रहे थे। चलिए कुछ प्रमुख रत्नों की बात करते हैं। जाहिर है पहला नाम तो महाकवि कालिदास का ही आता है। निस्संदेह कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर थे धन्वंतरी, जिन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है। वरामिहिर थे, एक महान खगोल शास्त्री। फिर अमर सिंह थे, जिन्होंने संस्कृत का पहला शब्दकोश अमरकोश लिखा। ये लिस्ट तो बहुत प्रभावशाली है। वास्तुकार शंकु, ज्योतिषी क्षपणक,
व्याकरण के ज्ञाता वरुरुचि। जी, और वेताल भट्ट जैसे जादूगर और घटकरपर जैसे कूटनीतिज्ञ भी इस सूची में थे। ये एक ऐसा माहौल था जहां ज्ञान और कला को राजा का सीधा संरक्षण मिला हुआ था। और इसी माहौल ने कालिदास जैसी प्रतिभा को पनपने का मौका दिया। बिल्कुल। उनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में से एक है। ये उनका नाटक था। एक और नाटक है मालविकाग्निमित्रम। और महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। और 2 खंडकाव्य भी हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहार। और हाँ, मेघदूतम किसकी रचना है, ये प्रश्न अक्सर एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आता है। अच्छा, तो ये याद रखना जरूरी है। इन सब भारतीय स्रोतों के अलावा हमारे पास इस युग को देखने के लिए एक बाहरी नजर भी है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की नजर। हाँ, फाहियान लगभग 399 ईसी से 1414 ईस्वी तक भारत में रहे। यानी उनका ज्यादातर समय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही बीता। ये तो एक तरह का आई विटनेस अकाउंट हो गया। बिल्कुल, 1600 साल पुराना। पर वो यहाँ आए क्यों थे? उनका मुख्य उद्देश्य घूमना नहीं था। वो एक बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों, खासकर विनय पिटक की मूल प्रतियों को खोजने भारत आए थे। ओके। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा उसे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, जो हमें उस समय के समाज की एक अनूठी झलक देता है। और उन्होंने क्या लिखा? कैसा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भारत उनकी नजरों से? उन्होंने लिखा कि जनता सुखी है और उन पर करों का बोझ बहुत कम है। न्याय व्यवस्था के बारे में वो लिखते हैं कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ये एक बहुत ही समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की तस्वीर पेश करता है। लेकिन क्या उन्होंने समाज की किसी बुराई का भी जिक्र किया? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। फाहियान ने ही पहली बार अस्पृश्यता या छुआछूत का एक स्पष्ट विवरण दिया है। उन्होंने चांडाल शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि कैसे इन लोगों को शहर से बाहर रहना पड़ता था। और शहर में आते समय उन्हें जमीन पर लकड़ी ठोकते हुए चलना पड़ता था ताकि दूसरे लोग उनके रास्ते से हट जाएं। तो ये हमें एक संतुलित तस्वीर देता है। बिल्कुल। पर यह वाकई में बहुत अजीब बात है कि फाहियान इतने सालों तक भारत में रहे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे वृत्तांत में कहीं भी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तक नहीं लिखा। ये इतिहासकारों के लिए हमेशा एक पहेली रही है। कुछ का मानना है कि शायद वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उनका ध्यान सिर्फ धर्म और समाज पर था। हो सकता है। कारण जो भी हो, ये उनके वृत्तांत को और भी रहस्यमयी बना देता है। इस समृद्धि और शक्ति का एक और प्रतीक था उस समय के सिक्के। बिल्कुल। किसी भी युग की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उसके सिक्के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। तो हमें सोने और चांदी दोनों तरह के सिक्के दिखते हैं। जी, सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, लेकिन चांदी के सिक्कों की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे? क्योंकि ये उनकी शक विजय से सीधे जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के, जिन्हें रूपक कहा जाता था, जारी किए। अच्छा, पहले शासक। जी हाँ, और उन्होंने ये शकों को हराने के बाद उन्हीं के सिक्कों की नकल पर शुरू किया था। ये सिर्फ एक नई मुद्रा नहीं थी, ये जीत का एक स्थायी प्रतीक था। एक तरह का प्रोपेगेंडा जो कह रहा था शक चले गए हैं और अब यहाँ विक्रमादित्य का राज है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं, एक तरह का रैपिड रिवीजन करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जरूर। तो पहले बॉक्स में देखें, राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, शासनकाल 375 से 415 ईस्वी, उपाधियां विक्रमादित्य और सकारी, राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन, और विदेशी यात्री फाहियान। ठीक है। और दूसरे बॉक्स में उनकी सबसे बड़ी विजय शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय पर, मुद्रा चांदी के सिक्के पहली बार जारी किए, दरबारी नवरत्न जिनमें कालिदास और वराह मिहिर प्रमुख थे, और साक्ष्य मेहरौली का लौह स्तंभ। ये वो मुख्य बिंदु हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के युग की पूरी कहानी कहते हैं। जब हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में शानदार मंदिर, साहित्य, विज्ञान ये सब आता है। बिल्कुल। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा भी जाता है। पर सवाल ये है कि ये सब संभव कैसे हुआ? किसी भी महान सभ्यता की जो नींव होती है वो उसके प्रशासन और अर्थव्यवस्था में छुपी होती है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हम इसी नींव को खोद कर देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर सोने के सिक्के और कालिदास की बातें करते हैं,
लेकिन उस चमक के पीछे की जो मशीनरी है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी तो यहीं से बनते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके टैक्स सिस्टम से और उनके आर्किटेक्चर से। तो चलिए इसी मशीनरी के पहले पुर्जे से शुरू करते हैं, प्रशासन। एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि गुप्त प्रशासन केंद्रीकृत होकर भी विकेंद्रीकृत था। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? देखिए, यही गुप्त काल को समझने की चाबी है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मौर्य साम्राज्य तक। अच्छा, उनसे तुलना करके। हाँ, मौर्य साम्राज्य एक पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम था। मतलब हर फैसला, हर ताकत पाटलिपुत्र में बैठे सम्राट के हाथ में। सब कुछ टॉप डाउन था। और गुप्त इसके ठीक उलट थे? पूरी तरह उलट नहीं, यही तो खास बात है। इसे ऐसे समझिए जैसे आज भारत एक देश है, राजधानी दिल्ली में है, पर हर राज्य की अपनी सरकार भी है। जिसे अपने मामलों में काफी आजादी है। बिल्कुल। गुप्त साम्राज्य कुछ कुछ वैसा ही था। सम्राट, जिनकी महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां थी, वो केंद्र में थे, लेकिन उनके नीचे कई सामंत थे। सामंत मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स? हाँ, ये सामंत अपने अपने इलाकों के छोटे राजाओं जैसे थे। उन्हें अपने क्षेत्र में पूरी आंतरिक स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो वो केंद्र को क्या देते थे? वो केंद्र को बस नियमित रूप से टैक्स या ट्रिब्यूट देते थे और सम्राट के दरबार में हाजिरी लगाते थे। मौर्य काल में ऐसा नहीं था। वहां सब कुछ सीधे केंद्र से कंट्रोल होता था। अच्छा, तो ये सामंत एक तरह से सहयोगी पार्टनर थे, सिर्फ कर्मचारी नहीं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और यही वो विकेंद्रीकरण का तत्व है। असर्शन रीजन वाले सवालों के लिए मौर्य और गुप्त प्रशासन का ये बुनियादी फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अगर सम्राट को केंद्र से कोई आदेश देना हो तो वो एक आम गांव तक पहुंचता कैसे था? उनका ढांचा कैसा था? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट फ्लो चार्ट है। सबसे ऊपर तो हो गया केंद्र, जहां सम्राट और उनकी मंत्री परिषद बैठती थी। और केंद्र के ठीक नीचे? केंद्र के नीचे थे प्रांत, जिन्हें भुक्ति या देश कहा जाता था। आज के राज्यों की तरह? हाँ, बिल्कुल। और इनके प्रमुख को कहते थे उपरिक, जो उस प्रांत का गवर्नर होता था। और ये प्रांत यानी भुक्तियां आगे कैसे बंटी थीं? प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहते थे। और जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसे विषयपति कहा जाता था। यानी आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम जैसा कोई पद? काफी हद तक वैसा ही। जिले से नीचे तहसील जैसी एक इकाई थी, जिसे वीथी या पट कहते थे। और सबसे नीचे? और इस पूरी चेन में सबसे आखिरी कड़ी थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो आदेश इस तरह ऊपर से नीचे जाता था? हाँ, केंद्र से भुक्ति, भुक्ति से विषय, विषय से वीथी और फिर ग्राम तक। इस सिस्टम में एक खास बात का जिक्र है, अष्टकुल अधिकरण। ये क्या था? हाँ, इसका जिक्र दामोदरपुर से मिले एक ताम्रपत्र में है। अष्टकुल अधिकरण मतलब 8 सदस्यों का एक बोर्ड। अच्छा। ये जिला प्रशासन यानी विषयपति को उसके काम में सलाह और सहायता देता था। इसमें स्थानीय व्यापारी, साहूकार, ये सब लोग होते थे। ये दिखाता है कि प्रशासन में स्थानीय भागीदारी भी थी। तो ये एक बड़ा और जटिल प्रशासनिक ढांचा था। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? यहीं पर गुप्त साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा ढांचा बिना एक मजबूत रेवेन्यू सिस्टम के चल ही नहीं सकता। और यहीं से कई ऐसे शब्द निकलते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इन शब्दों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ध्रुवाधिकरण। हाँ, ध्रुवाधिकरण भूमि से जुड़ा विभाग था। इसका मुख्य काम था भूमि को मापना, उसका वर्गीकरण करना और फिर उसके आधार पर टैक्स तय करना। मतलब उस समय का लैंड रिकॉर्ड्स और टैक्स असेसमेंट डिपार्टमेंट? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये शब्द भूमि अभिलेखों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस विभाग ने टैक्स तय कर दिया, लेकिन गांव में जाके उसे वसूलेगा कौन? उसके लिए एक खास अधिकारी था, महाग्राम पट्टलिक। देखिए, नाम से ही साफ है, महाग्राम पट्टलिक। गांव का लेखा जोखा रखने वाला? हाँ, ये आज के गांव के पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर जैसा ही था, जिसका मुख्य काम जमीनी स्तर पर टैक्स इकट्ठा करना था। और जहां जमीन और टैक्स होगा वहां विवाद भी तो होंगे। बिल्कुल। उसके लिए न्यायाधिकरणिक नाम का अधिकारी होता था। ये एक स्थानीय न्यायिक अधिकारी था जो खास तौर पर भूमि से जुड़े विवादों को सुलझाता था। ये तो हुए जमीन से जुड़े टैक्स। क्या और भी तरह के टैक्स थे? जैसे उद्रंग शब्द का जिक्र है। हाँ,
उद्रंग या उद्रंग एक तरह का अतिरिक्त कर या उपकर था। जैसे आज हम सेस देते हैं ना, हाँ, ये कुछ वैसा ही था। और एक चेतावनी भी है कि इसे ऊपर एक से कंफ्यूज नहीं करना है। ऊपर एक गवर्नर था, उद्रंग टैक्स था। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। व्यापार पर भी कोई टैक्स था? हाँ, व्यापार पर लगने वाले टैक्स को चोल्क कहते थे, एक तरह की चुंगी या कस्टम ड्यूटी। और इस सब पर नजर रखने के लिए कोई इंस्पेक्टर जैसा पद? जी, उसके लिए आयुक्तक नाम का अधिकारी था। ये एक प्रांतीय निरीक्षक होता था जो ये देखता था कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। तो हमारे पास एक जटिल प्रशासन है और उसे चलाने के लिए एक विस्तृत राजस्व प्रणाली भी। लेकिन इन सब पदों पर बैठे असल लोग कौन थे? वो अधिकारी कौन थे जो इस मशीनरी को चला रहे थे? ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था महाबलाधिकृत। नाम से ही लग रहा है बल का अधिकृत। हाँ, यानी सेनापति या कमांडर इन चीफ। और न्याय व्यवस्था का प्रमुख? न्याय व्यवस्था के प्रमुख को कहते थे महादंड नायक। दंड नायक मतलब जो दंड दे। आज के चीफ जस्टिस की तरह? बिल्कुल, उस समय की सुप्रीम कोर्ट के हेड। एक और पद जो अक्सर सुनने में आता है, महासंधि विग्रहिक। ये नाम सुनने में बड़ा भारी है। भारी है भी। इसका काम था युद्ध और शांति, यानी संधि और विग्रह। ये आज के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का मिलाजुला रूप था। अच्छा, किससे दोस्ती करनी है, किससे लड़ाई, ये सब यही तय करता था? हाँ, संधियों का मसौदा भी यही बनाता था। और शाही महल की सुरक्षा? उसके लिए महाप्रतिहार था, जो राजमहल और सम्राट की निजी सुरक्षा का प्रमुख होता था। ये तो सब बड़े मंत्री हो गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कौन थे, जैसे आज आईएएस अधिकारी होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। गुप्त प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थे कुमारामात्य। कुमारामात्य? हाँ, ये एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद था जिसकी तुलना आज के सीनियर आईएएस अधिकारी से कर सकते हैं। ये पद इतना महत्वपूर्ण था कि बड़े बड़े मंत्रियों, गवर्नरों, यहां तक कि सम्राट के बेटों को भी पहले कुमारामात्य के पद पर नियुक्त किया जाता था। वाह, यानी ये सिविल सर्विस का सबसे ऊंचा पद था। बिल्कुल। बाकी ऊपर एक और विषयपति की तो हम बात कर ही चुके हैं। एक पद रह गया भंडाराधिकृत। जैसा कि नाम से पता चलता है, भंडार यानी खजाना। तो भंडाराधिकृत राजकीय कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर होता था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमारे पास एक स्थिर प्रशासन है, एक ठोस राजस्व प्रणाली है और उसे चलाने के लिए एक पेशेवर नौकरशाही भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां स्थिरता और समृद्धि आती है। बिल्कुल। और शायद यही वो जमीन है जिस पर कला, संस्कृति और वास्तुकला के फूल खिलते हैं। क्या इसी वजह से हम गुप्त काल के शानदार मंदिर देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। यही तो गुप्तकाल की खूबसूरती है। वो स्थिरता और समृद्धि, खासकर स्थानीय स्तर पर जो धन और स्वायत्तता थी, उसी ने उस स्थापत्य की क्रांति को जन्म दिया जिसे हम आज देखते हैं। इसीलिए इस काल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, इसीलिए। स्वर्ण युग क्यों? क्या इससे पहले मंदिर नहीं बनते थे? बनते थे, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। गुप्तकाल से पहले मंदिर लकड़ी या बांस जैसी चीजों से बनते थे। इस काल में दो बड़े बदलाव हुए। क्या थे वो? पहला, निर्माण की सामग्री लकड़ी से बदलकर ईंट और पत्थर हो गई। और दूसरा, मंदिरों की छतें जो पहले सपाट होती थी, अब उनके ऊपर शिखर बनने लगे। यही शिखर आज भारतीय मंदिरों की पहचान है। और मंदिरों के अंदर की बनावट में भी कोई बदलाव आया? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव था गर्भगृह और मंडप का विकास। गर्भगृह मतलब मंदिर का वो सबसे पवित्र हिस्सा जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है। और मंडप? और मंडप वो खंभों वाला हॉल है जहां भक्त प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। ये बेसिक डिजाइन आज भी भारत के हर मंदिर में फॉलो होता है। तो चलिए इस विकास यात्रा को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। शुरुआती मंदिर कैसे दिखते थे? शुरुआत के मंदिर बहुत सरल थे, जैसे सांची का मंदिर संख्या 17। अच्छा, मध्य प्रदेश में? हाँ, बिल्कुल साधारण, चौकोर कमरा, सपाट छत और सामने 4 खंभों पर टिका एक छोटा सा मंडप। इसी तरह का एक और उदाहरण है तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, जबलपुर में। तो ये तो शुरुआती दौर के मंदिर थे। फिर बड़ा बदलाव कब और कहाँ आया? बड़ा बदलाव आया ईंट और पत्थर के इस्तेमाल से। इसका सबसे शानदार उदाहरण है भीतरगांव का मंदिर, जो कानपुर के पास है। इसकी क्या खासियत है? ये पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना है। और ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, इसमें एक ऊंचा शिखर है और दरवाजे पर मेहराब यानी आंच का इस्तेमाल भी हुआ है, जो उस समय के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। टेराकोटा, ये सोचना ही कमाल है कि आज से 1500 साल पहले बनी वो ईंटें और मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। सही कहा।
और एक गुप्त काल का सबसे पुराना बचा हुआ ईंट मंदिर है। नागर शैली के विकास का ये पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। और पत्थर के मंदिरों में ऐसा ही कोई मील का पत्थर? पत्थर के मंदिरों में मील का पत्थर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी के पास। इसका क्या महत्व है? इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि ये शिखर वाला पहला पत्थर का मंदिर माना जाता है। यहीं से मंदिरों को उनकी वो ऊंचाई मिलनी शुरू हुई। अच्छा। इसके अंदर विष्णु की शेषशाही वाली प्रसिद्ध मूर्ति है और दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्यों के रेवा। आपने बताया कि देवगढ़ का मंदिर पहला शिखरयुक्त पत्थर का मंदिर है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इससे पहले शिखर बनाने की कोशिश नहीं हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हो सकता है कि लकड़ी या बांस के मंदिरों में शिखर बनाने की कोशिशें हुई हों, लेकिन वो समय के साथ नष्ट हो गए। पत्थर में एक स्थायी संरचना के रूप में यह पहला ज्ञात उदाहरण है। अच्छा, तो जो बचा है उस हिसाब से पहला है। हाँ, पुरातत्व की दृष्टि से इसे पहला माना जाता है। ये दिलचस्प है। सूची में एरण और भुमरा के मंदिरों का भी जिक्र है। उनकी क्या खासियत है? एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में है। यह भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और यहां से एक ऐतिहासिक सबूत भी मिला है, हूण शासक तोरमाण का एक शिलालेख। और भुमरा का शिव मंदिर? भुमरा का शिव मंदिर सतना में है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके गर्भगृह में स्थापित एक मुखी शिवलिंग। यह भी नागर शैली के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।